हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. So in the last part that was released previously, we had completed all the sections relating to tax deduction at source. And मैंने आप लोगों को बताया था that after the TDS provisions, we'll be having a session of TCS provisions, right? So in this session, I'm going to take a revision of all the TCS provisions that are applicable. Now, TDS हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, क्यों एप्लीकेबल है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हर अलग अलग सेक्शन में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है. And accordingly, we completed the provisions relating to TDS sections, basically under which tax is to be deducted. Now, whenever there is a question, you have to first analyze the transaction. First, make sure that which rate or which nature of transaction it is. What is the rate which shall be applicable to it? So first, directly going on to the rate, first analyze the transaction. कि ये मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आ रहा है या प्रोफेशनल सर्विस के डेफिनेशन में आ रहा है, किस वजह से इसके ऊपर टीडीएस लग रहा है, कौन से नेचर का ट्रांजैक्शन है ये जिस वजह से उसके ऊपर आप टीडीएस लगा रहे हो. फर्स्ट बी श्योर, मेक श्योर, चेक दैट, एंड बेसिस ऑन दैट यू विल हैव टू फर्दर चेक दैट कौन सा सेक्शन लगेगा, है ना. सो बेसिस आपका नेचर क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन आ जाएगा. जैसे अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि यस दिस इज अ प्रोफेशनल सर्विस, then you will have to check for 194J. If not 194J, 194M. So हर बार ये भी ध्यान रखना कि उसी सेक्शन से रिलेटेड दो सेक्शन है. जैसे रेंट एक नॉर्मल है, एक स्पेसिफिक है जो इंडिविजुअल एचएफ्स के लिए है, जिनके लिए 194I नहीं लगता. सो इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि फर्स्ट एनालाइज द ट्रांजैक्शन, वंस यू आर श्योर विथ फॉर द नेचर ऑफ द पेमेंट, देन कौन से सेक्शंस हो सकते हैं, एंड देन बेसिस ऑन दोस सेक्शंस यू विल हैव टू अप्लाई द रेट, राइट. सो रेट एप्लीकेशन इज नॉट अ बिग डिफिकल्ट थिंग. वो तो चलो आप याद करते हो कि हाँ 194C में इतना है, 194J में इतना है. इंपॉर्टेंट ये है कि 194C है कि 194J है, ये आपको सही से चेक करते आना जरूरी है. ठीक है, चलिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि टीडीएस इज अ वे टू कीप अ चेक on the expenditure, on the incomes that are incurred by the particular person. अलग अलग सोर्सेस से आपको जो भी इनकम्स होती है उनके ऊपर एक कंट्रोल रखने का तरीका है बेसिकली व्हाट टीडीएस इज. कि हाँ अच्छा इसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है. जैसे मेरे 26 AS में मेरी सारी इनकम्स जिस पर टीडीएस हुआ है वो एक साथ दिखेगी कि अच्छा मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला है, मुझे सैलरी मिली है, मुझे कोई कमीशन अगर मिला है तो कमीशन मिला है. अगर सपोज मैंने कोई ये करा, लेट्स से गुड्स वगैरह में बिजनेस में हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर 194Q दिख सकता है, C दिख सकता है, व्हाटएवर. सो बेसिस ऑन दैट डिपार्टमेंट इज कीपिंग अ चेक ऑन माय इनकम. एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट क्या बोलता है, डिडक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि भाई जब तुम पेमेंट कर रहे हो तभी उस पर टैक्स डिडक्ट कर लो, है ना. नाउ दिस इज अ चेक ऑन इनकम, जिसकी इनकम हो रही है उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है. टीसीएस इज अ ऑपोजिट थिंग. TCS is basically tax collection at source. मतलब जो व्यक्ति ये कहीं ना कहीं मेजर एक्सपेंडिचर्स पर चेक रखने का तरीका है. मतलब डिपार्टमेंट को ये पता करने के लिए कि आपने कोई बहुत बड़े या बहुत अनयूजुअल नेचर के या बहुत मेजर अगर कोई एक्सपेंडिचर्स करे हैं तो कहीं ना कहीं आपके टीसीएस के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं. तो सपोज एक एग्जांपल लूं मैं कि एक वन ऑफ द प्रोविजंस इज एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स. ठीक है, तो सपोज मैंने वो सर्टेन मोटर व्हीकल खरीदी तो मेरा टैक्स कलेक्ट होगा. मतलब मैं पेमेंट कर रही हूँ, मैं खरीद रही हूँ, मेरी इनकम नहीं है, इनकम सामने वाले की है, लेकिन मैं जब उसको पेमेंट करूंगी तो मुझे मेरा टैक्स उसके साथ देना पड़ेगा. इट्स एज गुड एज जैसे हम जीएसटी पे करते हैं. तो जीएसटी पे करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ही मतलब सामने वाले से सामान खरीद रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं उसको. लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग क्या है, टीसीएस इज माय टैक्स. So if I am paying for that particular expenditure, let's say the amount is 10 lakhs, उस पे अगर सपोज 10% का टीसीएस है तो 1 लाख मुझे उसको एक्स्ट्रा देना है, 11 लाख पे करना है. जो व्यक्ति है जिसकी इनकम हुई है वो इस 1 लाख को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा मेरे नाम से कि प्राजक्ता ने जब कार खरीदी तो उसने 1 लाख का टीसीएस पे किया. मेरे 26 ईयर्स पे ये रिफ्लेक्ट होगा.
ये 1 लाख रिफ्लेक्ट होगा। एंड व्हाइल आई पे माय फाइनल टैक्स, जैसे हम टीडीएस एडजस्ट करते हैं वैसे हम टीसीएस को भी हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या देखना चाह रहा है, डिपार्टमेंट मेरी एक्सपेंडिचर देखना चाह रहा है। नो डाउट डिपार्टमेंट के पास उसके सेल का इंफॉर्मेशन भी गया, लेकिन टैक्स कलेक्ट किसका हो रहा है, मेरा। तो टीसीएस प्रोविजंस जो है वो किस पे लगेंगे, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसको टैक्स देना है। टीडीएस में क्या था, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो टैक्स डिडक्ट करता है सामने वाले का, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरा टैक्स देना पड़ेगा और फिर मैं बाद में रिटर्न के टाइम उसको क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू वन बाय वन द सेक्शंस। पहले टीसीएस के सेक्शंस काफी कम हुआ करते थे, धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों में काफी अमेंडमेंट्स हो गए टीसीएस में भी, तो टीसीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। सो पास्ट 2-3 इयर्स बैक स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी हम लोग एक वो होता था कि हाँ ठीक है टीसीएस सिंपल है, कम सेक्शंस है। अब तो टीडीएस में भी उन्होंने बहुत ही सेक्शंस बढ़ा दिए हैं। सिंस पास्ट 2-3 years there have been so many amendments in the TDS sections as well and TCS sections as well, so that means हमको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। So let's start now. TCS, sale of certain goods, there have been certain goods which are notified under 206C। अच्छा, TCS का सेक्शन एक ही है 206C, लेकिन उसके अंदर अंदर आपको 206C1, 1H, 1F इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस रहेंगे। तो जैसे टीडीएस में 194A, 194B, 194C वैसा नहीं है यहाँ पर। 206C1, 206C1H like that will be going ahead. 206C1, seller of certain goods are required to collect tax from buyers at the specified rates. The specified percentages are as follows. तो कुछ स्पेसिफिक गुड्स को यहाँ पर कवर किया गया है। अगर ये गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो, अगर ये गुड्स आप बेच रहे हो, तो जो खरीद रहा है उसको आपको उससे टैक्स भी कलेक्ट करना रहेगा। सो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे टीसीएस होगा। तेंदू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, तो टिम्बर और तेंदू लीव्स अलग से हो गया है। स्क्रैप मिनरल, सो बेसिकली ये अलग अलग परसेंटेजेस दिए हैं आपको। तो अगर सपोज आपने स्क्रैप सेल करा, 4 लाख का स्क्रैप आपने सेल करा, तो उसका 1% आपको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। सपोज किसी राहुल को आपने स्क्रैप बेचा है, तो जब वो राहुल पेमेंट करेगा तो वो 4 लाख प्लस उसका 1% पे करेगा और ये 1% राहुल के नाम पर आप रिटर्न में ऑफर कर दोगे। सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर टीसीएस। नाउ देयर इज सम कंसेशन दैट इज गिवन कि अगर ये प्रोविजंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, अगर ये गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर टीसीएस नहीं होगा। तो 206C1A बताता है कि 206C1 shall not be applicable if a resident buyer, if such buyer furnishes to the person responsible for collecting tax. Who is the person responsible for collecting tax? Seller. Furnishes to the seller a declaration that the goods are utilized for the purpose of manufacturing or producing articles or for the purposes of generation of power. So basically ये गुड्स, जैसे आपने स्क्रैप खरीदा और स्क्रैप आप यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज के लिए, एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, not for trading purposes, then 206C1 shall not be applicable. तो ये आप लोग बहुत बार देख सकते हो, अपने ऑफिस वगैरह में भी देखते हो कि बहुत बार जब ये चीजें होती है, ये चीजें सेल होती है, सबसे कॉमन ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है स्क्रैप की केस में, ठीक है, मोस्टली बिकॉज ये टिम्बर, तेंदू लीव्स, ये बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेसेस है, हर कोई नहीं खरीदेगा बैठ के तेंदू लीव्स। लेकिन स्क्रैप वगैरह इसमें बहुत सारे कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है जो कि डील करते होंगे। सो बेसिकली व्हेनेवर देयर इज अ स्क्रैप सेल यू हैव टू चेक वेदर टीसीएस इज एप्लीकेबल। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर होना चाहिए। सो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए यूज हुआ है, डिक्लेरेशन दे दोगे तो नहीं चलेगा। कब तक देना है और किसको देना है? फॉर कलेक्टिंग द टैक्स, मतलब जो सेलर है
उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्टिफिकेट है वो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनको बताना पड़ेगा ऑन और बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ कि देखो मेरे पास ऐसा डिक्लेरेशन आ गया था इसीलिए मैंने टीसीएस नहीं किया। नहीं तो क्वेश्चन तो आप ही पे आएगा कि भाई तुमने टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट किया। सो आप डिक्लेरेशन पहले से सबमिट कर दोगे विद इन 7th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ इन विच द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड टू हिम। सो दैट इज 2061। ओके, सो क्या समझा अभी तक? वन में जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे टीसीएस होना चाहिए एक्सेप्ट इफ दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और लेट्स से जनरेशन ऑफ पावर और प्रोडक्शन एक्सेट्रा, अदरवाइज उनके ऊपर आपको टीसीएस करना होता है। नाउ lease or license of parking lot, toll plaza, mine or a quarry. So what is lease license? Now if lease or license is done for these particular places like parking lot, toll plaza, mine or a quarry, then TCS has to be done under 2061C. कौन करेगा? Again जो व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है लीज रेंट, देन for use of such parking lot or ye for the purposes of business, so TCS will be applicable only when it is used for the purposes of business and by other than a public sector company, tax shall be collected at the rate of 2%. Okay, so this is what is to be considered as TCS. Now ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पर, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है पैराग्राफ? भले ही 2 लाइन लिखी है लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सक्लूड्स माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल एंड मिनरल ऑयल इंक्लूड्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दस मतलब क्या हुआ कि मतलब माइनिंग एंड क्वेरिंग में आप जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को माइन या क्वेरिंग करते हो वो इसमें टीसीएस में नहीं आएगा। सो ऑयल एक्सप्लोरेशन आर रिलीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। सो बेसिकली जब आपको क्वेश्चन में आता है माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग फट से अरे टीसीएस लगेगा 2% लगाया खत्म करा, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ पेट्रोलियम गैस, सॉरी नेचुरल गैस लिखा है या पेट्रोलियम गैस लिखा है। सो ये चीजों को उन्होंने क्या कर दिया है, टीसीएस से बाहर कर दिया है, लेकिन हम लोग बहुत बार धुन में उस पर टीसीएस लगा देते हैं। सो अगेन एज आई से ऑलवेज इन ऑल ऑफ माय वीडियोस, इनकम टैक्स इज अ लॉ ऑफ एक्सेप्शंस। क्या करना है वो तो पता ही होना चाहिए, क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज उस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, उसकी चांसेस कम है। Now sale of motor vehicle value exceeding 10 lakhs 206C1F। मोटर व्हीकल जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया आपको, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर। अभी हाँ जहां जहां पर सेलर वर्ड यूज हो रहा है हर जगह के लिए आपको सेलर की डेफिनेशन, बायर की डेफिनेशन दी है व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन for sale of motor vehicle of value exceeding 10 lakhs shall collect tax from the buyer at the rate of 1% of the sales consideration। तो तुमने 15 लाख की कोई गाड़ी खरीदी, 15 लाख की गाड़ी खरीदी, 15 लाख की गाड़ी खरीदी, उस पे 1% का क्या दे दिया, टीसीएस 26 पे दिखेगा। अच्छा इसका क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीजों को समझना जरूरी है। सिर्फ सेक्शंस याद कर लेना और सिर्फ सेक्शंस रट लेना इज नॉट द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। उसका जब आप इसेंस समझोगे ना तब आपको एक्चुअली वो सेक्शन समझ में आएंगे कि यार क्यों करा टीसीएस, मतलब क्या सेंस बन रहा है, क्या करेगी डिपार्टमेंट जान के कि मेरे पास गाड़ी है 15 लाख की, या वो बैठ आएंगे थोड़ा ना बैठने की चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ऑब्वियसली व्हाई डू दे वांट टू नो that I have purchased a vehicle more than 10 lakhs, or why do they want to know that whether I have this particular motor vehicle। उनको क्या करना, मेरी गाड़ी मेरी मर्जी में को खरीदनी थी, मैंने खरीद ली, डिपार्टमेंट बोल रहा है ठीक है ना खरीदो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। 15 की क्या तुम 25 की खरीदो, 40 की खरीदो, लेकिन 40 लाख की गाड़ी खरीदने जितना इनकम तुमने ऑफर किया है क्या। सो ये जो जितने भी प्रोविजंस होते हैं डिपार्टमेंट इनको एक तरीके से रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है। टैक्स आज भरो, रिटर्न के साथ भरो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन ये टीडीएस टीसीएस के थ्रू क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जा रही है बाय अदर सोर्सेस। तुम खुद नहीं बता रहे हो, मैं थोड़ी बता रही हूँ कि मैंने गाड़ी खरीदी, कौन बता रहा है, गाड़ी बेचने वाला बता रहा है कि अरे प्राजक्ता ने गाड़ी खरीदी 15 लाख की। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि डिपार्टमेंट को पता है कि अच्छा इसने 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, मतलब इसके पास इतना पैसा है कि बचाने के बाद भी 15 लाख की गाड़ी खरीद पा रही है, बराबर। सो वो क्या करेंगे, वो मेरे रिटर्न्स चेक करेंगे, और अगर उनको मेरे रिटर्न्स के सामने ये कमेंसरेट नहीं लगा
कि यार इसके पास इतना तो इसने ऑफर ही नहीं करी है, इनकम ये 15 लाख रुपए आए कहाँ से गाड़ी खरीदने के लिए, ये 40 लाख रुपए आए कहाँ से गाड़ी खरीदने के लिए। मेरे पास तुरंत क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे वो कि कहाँ से आपने खरीदा है, हमको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो अगेन इफ यू कैन सेटिस्फाई देम गुड इनफ, अदरवाइज असेसमेंट ओपन हो जाएगा। सो पॉइंट इज ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। ध्यान से समझ के चीजों को करने की कोशिश करो, है ना। चलो, now when 206C1F was issued a new section in 2016, again जैसा हर बार होता है, कोई भी नया सेक्शन आता है, नए नए क्वेश्चंस लेकर के आता है, सर्कुलर्स लेके आता है, नोटिफिकेशंस लेके आता है। तो सेक्शन ऐसे सह परिवार आता है, बेसिकली सेक्शन अकेला नहीं आता, उसके प्रोविजोस के साथ आता है, उसके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, क्लेरिफिकेशंस और फिर थोड़े समय बाद उसके केस लॉज भी साथ में जुड़ते जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर द सर्कुलर्स, दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस that were there in the minds। आज भी इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किस्मत से। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल दीज सर्कुलर्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन। क्या दिया हुआ है, TCS 1% on sale of motor vehicle at retail level और also on sale of motor vehicles by manufacturer to dealers। नहीं, तो manufacturer to dealer पे नहीं लगेगा, it is applicable only on retail sales। ओके, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जब डीलर्स को गाड़ी बेच रहा है तब 206C1F नहीं लगेगा, कोई दूसरा सेक्शन लग सकता है, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन 1F नहीं लगेगा। 1% ओनली टू लग्जरी कार ऐसा कुछ नहीं है, 10 लाख के ऊपर है, वो तुम्हारे लिए लग्जरी है कि नहीं उसे डिपार्टमेंट को मतलब नहीं पड़ता, लेकिन 10 लाख के ऊपर है तो TCS तो हो ही जाएगा। गवर्नमेंट सेल, इन लोगों को अगर आप सेल करते हो तो क्या TCS लगेगा, तो नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई करा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शैल नॉट बी लायबल टू लेवी ऑफ TCS, है ना। सो इनको अगर सेल हो रहा है तो TCS नहीं लगेगा। ईच सेल और ऑन एग्रीगेट बेसिस, सो एक एक सेल पे लगेगा या फिर एग्रीगेट बेसिस पे लगेगा। उन्होंने बोला है मोटर व्हीकल हैविंग कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख से ज्यादा। सो बेसिकली अलग अलग, मैंने अगर 8-8 लाख की 6 गाड़ियां खरीद ली, टोटल कितना हो गया, 8 6 48, क्या इस पे TCS होगा, नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक गाड़ी सपोज 12 लाख की है तो उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो उस गाड़ी की वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर है, एग्रीगेट बेसिस पे सेलर बायर में आपको चेक नहीं करना है। अगेन यहाँ पर दूसरा कोई सेक्शन लग सकता है, लेकिन 1F नहीं लगेगा। कौन सा, वो मैं आगे बताती हूँ। 1% इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल, सेलर और बायर की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना रहेगा। सो बेसिकली these are the provisions relating to TCS। when you talk of mode of payment, it does not make cash से पे करो, बैंक से पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख के ऊपर है TCS करना पड़ेगा। Now for the purposes of 206C1, कौन सा था, वो लिकर और वो वाला टिम्बर और तेंदुलीज वाला। who is a buyer for that section, बायर जो खरीद रहा है ना, जिसका TCS कलेक्ट होना है। a person who obtains in sale by way of auction, tender or any modes and right to receive but does not include public sector company, central government, government consulates वगैरह, इनको नहीं इंक्लूड करना है। and buyer in the retail sale of such goods purchased for personal consumption, पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर आपने खरीदा है और रिटेल में खरीदा है, ऑब्वियसली मोस्टली पर्सनल पर्पसेस के लिए आप होलसेल मार्केट में वैसे भी नहीं जाते हो, लेकिन अगर रिटेल से खरीदा है और परचेज किया है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो उसके ऊपर TCS नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1F मतलब ये गाड़ी वाला। सो हु इज अ सेलर और हु इज अ बायर। सो हम अभी बायर की डेफिनेशन देख रहे हैं। डज नॉट इंक्लूड, अभी ऊपर हमने वैसे बात करी ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग और कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स। तो ये जो है वो 206C1F के बायर्स में नहीं आएंगे, मतलब इस पे TCS नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलर कौन हो सकता है फॉर बोथ दीज सेक्शंस। सेलर, हु इज अ सेलर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, कंपनी, फर्म, and it includes individuals HUF
whose total sales turnover exceeds 1 crore or 50 lakhs, similar to your TDS provisions. जो हम लोगों ने 194A, 194C, 194J, ये कुछ सेक्शंस हमने पढ़े थे, जहां पर जनरली इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स बाहर हैं, लेकिन अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है तो उनके ऊपर टीसीएस लगता है, टीडीएस लगता है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही बोला है, फॉर बोथ 206C1 एंड 206C1F आपके ऊपर टीसीएस तभी लगेगा, बीइंग इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स, if the total sales or turnover exceeds 1 crore or 50 lakhs as the case may be. तो प्रोफेशनल है तो 50 लाख देखना है, और अगर आप वो हो इंडिविजुअल हो तो बिजनेस में हो तो फिर आपको क्या देखना है, बिजनेस में हो तो आपको 1 करोड़ देखना है, अगर होता है तो फिर टीसीएस करना पड़ेगा. गेटिंग द पॉइंट? सो इन दैट केस यू विल हैव टू कलेक्ट टीसीएस. स्क्रैप की डेफिनेशन उन्होंने स्पेसिफाई करी हुई है. सो स्क्रैप की डेफिनेशन ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो स्क्रैप है, तुम्हारे लिए वो स्क्रैप है, डिपार्टमेंट ने जो बोला है वो स्क्रैप है तो ही उस पे स्क्रैप टीसीएस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. मैन्युफैक्चर मैकेनिकल वर्क ऑफ मटेरियल्स which is definitely not usable as such because of brokerage, cutting up, wearing up and other reasons, जो usable नहीं है अगर, तो फिर उसको स्क्रैप बोला जाएगा. ओके, सो अगर कोई चीज है वो स्क्रैप की डेफिनेशन में आ रही है तो ही उसके ऊपर अपना टीसीएस स्क्रैप में होगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ 206C1 एंड 1F दैट वी डिस्कस्ड. एंड कौन सेलर होगा, कौन बायर होगा. चलिए, नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टीसीएस. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? अगेन ये वो सेक्शन है जिस पर शुरुआत में कोई बहुत ध्यान नहीं दिया गया. जब नया नया वो सेक्शन आया लोगों ने बोला ठीक है फॉरेन रेमिटेंस ये वो, बट पिछले अगेन कुछ समय में इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अमेंडमेंट्स आए, एंड हमारे हमें असेसमेंट ईयर के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत रेलेवेंट है बिकॉज इसकी लिमिट्स में चेंजेस है और साल के बीच में चेंजेस हैं. सो अगेन इट इज अ वेरी टिपिकल थिंग टू आस्क क्वेश्चंस कि जिस डेट पे जो कट ऑफ डेट है जहां पर अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है उसके पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो उसके पहले शुरू हुआ और फिर वो एक्सटेंड हुआ उसके बाद तक, तो फिर उस पे क्या प्रोविजन अप्लाई होगा. सो ये चीजों के लिए आपको बहुत ध्यान से गो थ्रू करना है. 206C1G इज एप्लीकेबल ऑन फॉरेन रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज. दो तरीके की सर्विसेज इसमें कवर्ड है. अगर कोई व्यक्ति LRS जो है आरबीआई की, जो आप लॉ में पढ़ते हो, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो बाहर, इंडिया के बाहर आप पैसा रेमिट कर रहे हो, बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर, सो जो भी व्यक्ति रेमिट कर रहा है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है, या फिर बीइंग अ सेलर of an overseas tour program package who receives any amount from the buyer. तो आपने कोई अपने ट्रैवल एजेंसी से, जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी है और उससे आपने लेट्स से दुबई का पैकेज खरीदा, दुबई का टूर पैकेज खरीदा, आपका टीसीएस हो जाएगा. सपोज मैंने उसमें लेट्स से 4 लाख का पैकेज परचेज किया, 4 लाख पे मेरा टीसीएस होगा, तो डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा कि मैं फॉरेन घूमने गई थी. Again, why is it important for department to know that मैं फॉरेन घूमने गई थी? Because there was a study in I guess it was 4 to 5 years back. We were listening to the budget and it was announced in the budget that जितना लोग इनकम ऑफर कर रहे हैं, एक एवरेज अगर देखा जाए, और उसी के प्रपोर्शन में वो लोग जो फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, जो इधर उधर से डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन निकाली, वो कमेंसरेट ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है लोगों के पास ऑन पेपर जितने की वो लोग फॉरेन टूर्स कर रहे हैं. सो देन अगेन द थॉट ऑफ कि फॉरेन टूर्स पे या फॉरेन रेमिटेंस पे भी कुछ एक टीसीएस होना जरूरी है. तो टीसीएस हो जाएगा तो क्या होगा, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन आएगी कि अच्छा ये पैसा इंडिया के बाहर गया है, क्यों गया है, किस पर्पस से गया है, सब कुछ आपको पता चलेगा. सो बेसिकली अगेन टू कीप अ चेक, is required to collect tax at the time of debiting or receipt whichever is earlier. तो जैसे हम TDS में बोलते हैं credit और payment whichever is earlier, TDS में बोलेंगे debit और receipt whichever is earlier. Now rates जो हैं वो बहुत ध्यान से समझनी है आपको. 1 अक्टूबर 2023 से ये रेट्स इफेक्ट में आई हैं. एक अमेंडमेंट आया था पिछले बजट में, मतलब जो हमारा बजट है फाइनेंस एक्ट 23, फाइनेंस एक्ट 23 में स्ट्रेट अवे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे.
लेकिन फिर जब ये रेट्स बढ़ा दिए तो लोगों ने बोला कि यार ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है, इतना टीसीएस, हमारा तो कैश फ्लो, हमारे भी तो कैश फ्लो का सोचो, डिपार्टमेंट अपने कैश फ्लो की सोच रहा है, पर तुम सोचो कि टीसीएस चलो बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन मेरा अभी 20% अगर तुम रेट ले रहे हो, मैंने सपोज 8 लाख की फ्लाइट, 8 लाख का मैंने टूर पैकेज बुक किया है पूरी फैमिली का, और 8 लाख का 20% कितना होता है, 1,60,000 तो मैंने ऐसे ही दे दिए, तो मेरा फंड भी तो ब्लॉक हुआ। तो डिपार्टमेंट को बहुत प्रैक्टिकली लोगों को बहुत डिफिकल्टीज हुई उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जिस वजह से एक प्रेस रिलीज ला करके उसको अमेंडमेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। सो ये आपके लिए वो फाइनल जो प्रोविजंस अप्लीकेबल है वो दिए गए हैं, वही हम आज डिस्कस भी करेंगे। सो बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं बताऊंगी पुराने प्रोविजंस क्या थे, क्योंकि आपके साल में भी अक्टूबर 23 तक के ट्रांजैक्शंस में पुराने ही प्रोविजंस लगेंगे। सो ध्यान से समझना। दो कैटेगरीज है, पहले एलआरएस समझेंगे, फिर ओवरसीज पे जाएंगे। एलआरएस में रेट हुआ करता था 5%, ठीक है, क्या रेट हुआ करता था? 5%। अगर अमाउंट 7 लाख से ऊपर जाती है तो, अब 7 लाख से ऊपर जाती है तो किसी भी पर्पस के लिए अगर आप करते हो तो आपकी 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं होता था। फिर 7 लाख से ऊपर अगर है तो 5% होता था। अगर आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो और एजुकेशन लोन लेके भेज रहे हो, होता है ना, बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो बाहर एमबीए एमएस वगैरह, एमबीए नहीं एमएस वगैरह करने गए हैं, तो उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे किसी बैंक से लोन लिया है और वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो वो मेरा पैसा नहीं है, वो बैंक का लोन है। तो डिपार्टमेंट ने उस पे बोला 0.5% का टीसीएस लगेगा। खुद के सेविंग से एजुकेशन के लिए बाहर भेजोगे तो 5% टीसीएस लगेगा, लेकिन सब पे 7 लाख तक का थ्रेशोल्ड है, वो पार होगा तो टीसीएस होगा, और 5% से टीसीएस लगाया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द ओल्ड रेट्स। क्या लिखा है देखो, रेमिटेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं, 5% of the amount in excess of 7 lakhs, and remittances out of loan again 7 लाख तक कुछ नहीं, 0.5% का टीसीएस हो जाएगा। अदर देन द पर्पसेस, मतलब मैंने ऐसे ही बाहर भेजा है पैसा, ना एजुकेशन ना मेडिकल, तो फिर 5% ऑन द अमाउंट और एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, ये पहले का प्रोविजन था, अभी मैं ओवरसीज को होल्ड पे रख रही हूँ। ठीक है, अब उन्होंने अमेंडमेंट क्या किया जो कि कैंसिल हो गया, वो हम नहीं डिस्कस करते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जो इफेक्ट में है उस पे आ जाते हैं। उनका इच्छा थी कि 5% जो है बढ़ के 20 हो जाए, ठीक है, ये उनका इंटेंट था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, जो प्रोविजन इफेक्ट में है उसमें उन्होंने बोला कि ऑन और आफ्टर अगर आप एलआरएस में पैसा भेजते हो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद, अगर आप एलआरएस में पैसा बाहर भेजते हो तो फिर आपका टीसीएस अप टू 7 लाख कुछ नहीं है, वो चीज अभी भी वैसी है, सेम है। अगर आप एजुकेशन या मेडिकल के लिए पैसा भेजते हो तो रेट 5% ही रहेगा। अगर एजुकेशन लोन के लिए भेजते हो तो रेट 0.5% ही रहेगा। लेकिन अगर आप पैसा अदर देन एजुकेशन या लोन के लिए भेजते हो इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, तो फिर रेट विल बी 20%। क्या लिखा है देखो, ऑन और आफ्टर में यहाँ पर सेम है, ठीक है, तो 7 लाख तक का नो टीसीएस, और वो एजुकेशन और मेडिकल, एजुकेशन लोन वाले में भी सेम है। यहाँ पर फर्क है, अदर देन एजुकेशन और मेडिकल में 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, लेकिन अगर आपका रेमिटेंस 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हो रहा है तो फिर 20% से टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, कि आपको 100%, मतलब 100% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट चलो 99% प्रोबेबिलिटी है जो मुझे लगता है एज पर द पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपको पक्का एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आधे ट्रांजैक्शंस 1 अक्टूबर के पहले हुए हैं और आधे ट्रांजैक्शंस 1 अक्टूबर के बाद में हुए हैं। जैसे सपोज आपने रेमिटेंस किया फॉर एजुकेशन पर्पसेस 2 लाख, इनफैक्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आरटीपी में भी है, आप इसको गो थ्रू करना आरटीपी में टीसीएस इस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन आया ही है। मेडिकल पर्पसेस से आपने और 5 लाख रुपए रेमिट करे, फिर से आपने मेडिकल पर्पसेस के लिए आपने 3 लाख और रेमिट करे, और आपने अदर पर्पसेस के लिए और 6 लाख रेमिट करे, ये 3 है ना, और फिर अदर पर्पसेस के लिए आपने और 2 लाख रेमिट करे, और ये वाला जो रेमिटेंस है ये नवंबर में हुआ, बाकी सारा आप मान लो कि बिफोर 1 अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर है। तो अब आपका पहले तो थ्रेशोल्ड चेक करना है, वो तो करना ही है, वेदर इट इज बिफोर और आफ्टर। शुरू के 7 लाख पर तो लगेगा नहीं। अब 7 लाख के ऊपर जो गया, मतलब ये तीनों पे टीडीएस टीसीएस होगा। ये जो मेडिकल है इस पे 5% हो जाएगा,
है ना। अगर ये एजुकेशन होता तो भी 5%, अगर ये एजुकेशन लोन का होता तो 0.5%, ये अदर पे भी 5% होगा क्योंकि 1 अक्टूबर पहले का है। लेकिन ये जो अदर हुआ है इस पे आपका क्या हो जाएगा, 20% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023, सो इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। सिमिलरली थ्रेशोल्ड अगर बट रहा है, आधा इधर है आधा इधर है, तो भी आपको पूरे साल का थ्रेशोल्ड देखना है। जैसे ही 7 लाख पार हो जाएगा, 1 अक्टूबर के पहले हुआ है अगर तो पुराने रेट लगेंगे, 1 अक्टूबर के बाद हुआ है तो नए रेट लगेंगे। बहुत ध्यान से चेक करके फिर रेट अप्लाई करना ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, है ना, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन, है ना। चलो क्या बोला है आगे, ओवरसीज टूर। हाँ, अब ओवरसीज टूर पे आ जाते हैं। ओवरसीज टूर सिंपल है, एलआरएस में ये पर्पस वगैरह की मेहनत है कि एजुकेशन है कि मेडिकल है कि क्या है, लेकिन ओवरसीज टूर प्रोग्राम में कोई बहुत लोड नहीं है। सिंपल ध्यान रखो, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेमेंट टीसीएस होगा। जो दिक्कत है वो रेट की है। तो अक्टूबर तक 5% था, अक्टूबर के बाद उन्होंने बोला है अप टू 7 लाख 5% एंड मोर देन 7 lakhs 20%, ठीक है। सो देयर इज नो थ्रेशोल्ड, नो टीसीएस वाला केस नहीं है, टीसीएस तो होगा, रेट आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगेन इसमें दिक्कतें आई थी तो 23 में कुछ गाइडलाइंस आई हैं, again because this guideline is for you know applicable for our attempt and it is a new section, the guidelines are very very important for us. So let's go, क्या बोला है, whether payment through overseas credit card would be counted as LRS, so they have clarified no, this will not be considered as a part of LRS, तो इसके ऊपर TCS नहीं होगा। Whether threshold limit, I have also written an article on this section which is published on the institute newsletter, ICI newsletter. I'll also share that link with you. So I have just given a gist of these provisions. Threshold of 7 lakh for TCS to be applicable on NRLS applies separately for various purposes या फिर कॉमन है कि एजुकेशन का साथ अलग, मेडिकल का साथ अलग, ऐसा है कि कॉमन है तो बोले नहीं, कंबाइंड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस। शुरुआत का 7 लाख कॉमन है, फिर पर्पस पे डिपेंड करेगा, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि कितने परसेंट से टीसीएस होगा, है ना। तो बेसिस आपका जो 7 लाख के ऊपर का रेमिटेंस है वो किस रीजन से है उसके बेसिस पे रेट होगा, बट थ्रेशोल्ड कंबाइंड है। सिंस देयर आर डिफरेंट टीसीएस रेट्स फॉर फर्स्ट 6 months एंड नेक्स्ट 6 months, वेदर थ्रेशोल्ड अप्लाइज सेपरेटली, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज है, नो थ्रेशोल्ड विल बी एप्लीकेबल फॉर फुल ईयर इफ इट इज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। जैसा मैंने आपको पहले बताया एग्जांपल में कि अक्टूबर के पहले ही तुम्हारा थ्रेशोल्ड एग्जॉस्ट हो गया, all the subsequent remittances would be liable for TCS rate at the applicable rate depending on the purpose. Whether threshold 7 lakh applies separately for each remittance or through different authorized dealers. Now इसमें practically क्या है कि आइडियली अलग अलग होना नहीं चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब मेरे 7 लाख देखे जाएंगे, ऑथोराइज डीलर अगर अलग अलग है, मैंने एक ऑथोराइज डीलर से 4 लाख किया, एक ऑथोराइज डीलर से 5 लाख किया, तो मेरा टोटल 9 लाख के 7 लाख के ऊपर हो गया तो टीसीएस होगा। लेकिन आइडियली अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कि एक रेमिटर, जैसे मान लो मैं एक रेमिटेंस एचडीएफसी बैंक से करवा रही हूँ और एक रेमिटेंस एक्सिस से करवा रही हूँ, एक्सिस को एचडीएफसी और एचडीएफसी को एक्सिस का कोई आइडिया नहीं है कि प्राजक्ता एक्सिस के पास भी गई है और एचडीएफसी के पास भी गई है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी है, मेरे ऊपर, कि मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या बोला है देखो, अभी रियल टाइम अपडेटेड अपने पास फैसिलिटी नहीं है कि डिपार्टमेंट मेरा कि बैंक मेरा पैन डाले कि जैसे मैंने एचडीएफसी से पहले रेमिटेंस कर दिया 5 लाख का, अब मैं एक्सिस पे गई 4 लाख और रेमिट करने, तो एक्सिस ने मेरा पैन डाला और उसने देख लिया कि अच्छा इसके पहले 5 लाख हो चुके हैं, ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि क्या करना पड़ेगा कि जो रेमिटर है, मतलब जो रेमिट कर रहा है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे, उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे अगर ऑथोराइज डीलर ने सही से काम किया है तो ऑथोराइज डीलर के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो सपोज मेरा 7 लाख पार हो रहा था, मैंने नहीं बताया कि मेरी गलती है, उसकी वजह से बैंक के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, now threshold of 7 lakh for another threshold for purchase reduced
Whether these two independently, yes obviously, वो दोनों पर्पस इसके अलग अलग रहेंगे, मतलब LRS और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होगा, पर LRS में ही हर किसी पे अलग अलग 7 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा, है ना। चलो, नाउ देयर इज अगेन अ क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर सपोज आप ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहे हो और उसका पेमेंट LRS के थ्रू कर रहे हो, तो फिर कौन सा वाला वो लगाओगे? मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 लाख का पेमेंट है और LRS के थ्रू हो रहा है, बट ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा है, तो आप ओवरसीज के रेट लगाओगे कि LRS? तो उन्होंने क्लेरिफाई क्या किया कि अल्टीमेट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम। आप पेमेंट कैसे कर रहे हो वो सेकेंडरी है, पहला क्या है, परचेज ऑफ प्रोग्राम। तो टूर प्रोग्राम परचेज किया है तो TCS जो है वो टूर प्रोग्राम वाला लगेगा और TCS इस पर होगा, भले ही 7 लाख के अंदर है, बट इसके ऊपर आप वो वाला थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं दे सकते हो, है ना। चलो, there are different rates of remittance, so purpose codes prescribe करे गए हैं, this you can just go through for your वो एग्जाम में अगर कभी आता है तो। so they have prescribed कि अगर remittance 50304 जो RBI की पर्पस कोड होते हैं ना, जब हम पेमेंट करते हैं तो RBI का पर्पस कोड होता है कि किस वजह से पेमेंट हो रहा है। so 50304 या 51108 है अगर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाएगा उसको पर्पस कोड, और सिमिलरली 50305 और 5100 इज 7 is educational purposes. Purchase of international travel ticket or hotel accommodation on stand alone basis is overseas tour package, no. सिर्फ टिकट बुक करी है या सिर्फ होटल अकोमोडेशन लिया है तो उसको ओवरसीज टूर पैकेज नहीं बोला जाएगा। कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, ट्रैवल टिकट होना चाहिए, वहां का कोई और एक्सपेंडिचर, या फिर आपका अकोमोडेशन, कुछ ना कुछ 2, इन 3 में से कोई 2 चीजें आपके उसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो उसको ओवरसीज टूर पैकेज बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। केसेस वेयर नो टैक्स इज टू बी कलेक्टेड TCS बाय द ऑथोराइज्ड डीलर, अगर ऑलरेडी सेलर कलेक्ट कर चुका है तो फिर TCS नहीं होगा। नो TCS इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट, अगर किसी सेक्शन में TDS लग रहा है तो नहीं होगा। इफ द बायर इज गवर्नमेंट एम्बेसी तो नहीं होगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इट हैज बीन क्लैरिफाइड कि अगर बायर जो है वो नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसके ऊपर TCS तभी लगेगा अगर वो इंडिया में उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, अदरवाइज उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू 206C1G। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से रीड करना है आप लोगों को, सारे गाइडलाइंस वगैरह गो थ्रू करके रखना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको इसमें क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है ना। ये गाइडलाइंस अभी अभी की है, 23 की है, सो प्लीज गो थ्रू इट वेरी वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज लेट मी नो। लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, 206C1H। अभी थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। 206C1H is a generic section of sale of goods. 206C1 में हमने बात करी थी कि आप वो जो 5 गुड्स है वो बेचते हो तो TCS लगेगा। 206C1F में हमने बात करी थी कि अगर आप मोटर व्हीकल बेचते हो तो TCS लगेगा। और 206C1H जो है वो एक जेनेरिक सेक्शन है। जेनेरिक सेक्शन मतलब कोई से भी गुड्स अगर आपने सेल करे हैं और अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो TCS करना पड़ेगा। दिस इज सिमिलर टू द सेक्शन 194Q जो हमने TDS में पढ़ा। तो वो बायर के ऊपर TDS का सेक्शन है, ये सेलर के ऊपर TCS का सेक्शन है। ये पुराना सेक्शन है, वो नया सेक्शन है। वो सेक्शन आने की वजह से इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों सेक्शंस अभी भी ऑपरेशन में हैं, आपको प्रैक्टिकली भी और एग्जाम में भी दोनों सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो व्हेनेवर देयर इज अ सेल और परचेज ऑफ गुड्स, मेक श्योर 194Q और 206C1H दोनों आप साथ में चेक करके देखें, और अगर दोनों लग रहे हैं तो फिर 194Q लगेगा। 206C1H by a seller who receives amount as consideration exceeding 50 lakhs other than exported goods और गुड्स कवर्ड अंडर 11F1G, तो वो हमने 11F1G के लिए ऑलरेडी सेक्शंस हैं, उसके ऊपर 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिनके ऊपर 1 नहीं लग रहा है, सॉरी जिनके ऊपर 1 लग रहा है, 1F लग रहा है, इस पे 1H नहीं अप्लाई होगा। Tax is to be collected at source at the rate of 0.1% under 206C1H
एट द रिसिट ऑफ कंसिडरेशन, जब पैसा मिलेगा, एट रिसिट बेसिस पे टीसीएस है इसमें, no tax is not required to be collected if the buyer is liable to deduct tax. So अगर buyer के ऊपर TDS लग रहा है तो TCS नहीं लगेगा. Now who is a buyer does not include government, local authority, high commission, person importing goods into India, ये सब पे नहीं लगेगा. Seller, सेम जैसे हमने 194Q में देखा था कि बायर विल बी अ पर्सन जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है. सिमिलरली यहाँ पर सेलर में उन्होंने वही चीज बोली है कि इफ यू आर हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 crores देन यू विल बी अ सेलर. So seller will not specifically will not include any person who is notified by the central government. So this is 206C1H. Now जब ये सेक्शन नया नया आया था तो इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू करे गए थे, काफी हद तक सिमिलर है 194Q और 194O में जो हमने पढ़े उससे. So we'll just go through it what has been given. अगर एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, TCS shall not be applicable for transactions in securities, commodities through recognized exchanges या इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, इन सब के ऊपर TCS नहीं लगेगा. मोटर व्हीकल, अगेन जैसा मैंने वहां पर आपको बोला था 1F में कि मैं आगे बताती हूँ, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक केस बन सकता है. 1F बोलता है, 1F दो बातें बोलता है. 1F बोलता है we were dealing with one very big brand of cars, like Audi, Mercedes kind of client, and in that actually practically we got an opportunity to work, like जिसको कहते हैं ना कि इसकी वर्किंग. So कैसे हम इसको समझा सकते हैं? I'll give you the example so that you will be able to understand it. Now ये गाड़ियां बड़ी बड़ी वैल्यू की भी होती है ना. So suppose this whatever company you want to imagine, this is a showroom, okay, this is a dealer, मतलब बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से डीलर शोरूम के पास आया और ये कस्टमर है. 206C1F बहुत ध्यान से समझना, दो बातें बोलता है. फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जब प्रोडक्ट्स आते हैं तब उस पर TCS नहीं होगा अंडर 206C1F. ठीक है. दूसरा, अगर इंडिविजुअल गाड़ी 10 लाख के ऊपर है तो TCS होगा. अदरवाइज अगर जोड़ के, हमने एग्जांपल भी लिया था कि 8 लाख की गाड़ी खरीदी है और 6 गाड़ियां खरीदी 48 लाख, जोड़ के अगर 10 लाख के ऊपर आ रहा है तो 206C1F नहीं लगेगा. लेकिन इन दोनों केसेस में 1H की एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी. तो मैन्युफैक्चरर ने जब डीलर को गाड़ी बेची, यहाँ पर 1F है ही नहीं, लेकिन अगर ये कंसिडरेशन इज मोर देन 50 lakhs विच इज वेरी मच प्रोबेबिलिटी, तो 1H आपको लगाना पड़ेगा. सिमिलरली जब आप कस्टमर को बेच रहे हो, अगर 1F लग रहा है, 10 लाख के ऊपर की गाड़ी है तो 1F लग रहा है, लेकिन अगर उसने 9 लाख की 6 गाड़ियां खरीद ली विच गोज टू 54 lakhs, 1H की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ जाएगी वेदर यू आर इन द डेफिनेशन ऑफ बायर एंड सेलर, क्योंकि आप 1F से बाहर हो गए हो. तो दोनों सेक्शंस का जो क्रॉस एप्लीकेबिलिटी है, that is very very important to be understood. So receipt of sales consideration from a dealer would be subjected to TCS क्योंकि वो TDS में नहीं आ रहे हैं, अंडर 206C1F में नहीं आ रहे हैं. और कंज्यूमर को अगर आप 10 लाख या उससे कम की गाड़ी बेचते हो लेकिन टोटल अगर 50 लाख के ऊपर चला जाता है तो फिर 1H लगेगा. लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर की गाड़ी है तो 1F लगेगा. 1H will not be applicable. So very important to be kept in mind. सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट वगैरह तो TCS उस पे भी होगा. अल्टीमेटली आपको TCS करना है, GST पे भी TCS करना पड़ेगा. Fuel supplied to non-resident airlines at airports in India, 1H shall not be applicable. Cross application of 194O, Q and CH. So 194Q और CH पे तो हम लोग क्लियर है, 194Q लगेगा. अगर if a transaction is tax has been deducted by ECO, then उसके ऊपर 194Q करने की जरूरत नहीं है. If a transaction is both within 194O and 194Q, 194O लगेगा, Q नहीं लगेगा.
Similarly, if a transaction is both within 194O and C1H, tax is to be required under 194O. Once the e-commerce operator has deducted, the seller is not required to collect. It is clarified that primary responsibility is on ECO, and अगर TCS हो गया है तो भी TDS करना पड़ेगा 194O की केस में. 194Q की केस में रिलैक्सेशन है क्योंकि रेट सेम है, लेकिन 194O TCS हो गया है तो भी करना पड़ेगा बिकॉज द रेट इज हायर. 1A वाला केसेस में अगेन यहाँ पर TCS 1F 1H लगेगा कि नहीं. तो हमने ऊपर बात करी थी वो टिम्बर, तेंदू लीव्स, ये सब अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुए तो 1A के थ्रू 1 से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. क्या इनके ऊपर 206C 1H लगेगा? So now they have clarified that if this is the case, then 206 1H भी नहीं अप्लीकेबल होगा, लेकिन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से 194Q आपको चेक करना पड़ेगा. Okay, so if that timber and all is purchased for manufacturing, TCS under 206C 1 या 1H दोनों ही नहीं लगेगा. Both will be the goods will be outside the purview of both, but 194Q may be applicable. So this point has to be kept in mind, very very important, कि कब आपको 194Q लगाना है, कब 1206C 1H लगाना है. ये जो क्रॉस एप्लीकेशंस हैं वो ध्यान से रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गो थ्रू ऑल दीज प्रोविजंस. यहाँ पर हमारे TCS के सारे सेक्शंस जो है वो क्लोज होते हैं ना. ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं ये TDS और TCS दोनों में है, तो एक साथ हम कवर करेंगे कि डिडक्ट करके पेकअप करना, कलेक्ट करके पेकअप करना, अगर पैन नहीं है तो क्या करना, रिटर्न फाइल कब करना, एक्सेट्रा. दैट आई विल टेक एज अ सेपरेट लेक्चर ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ TDS and TCS. Till then, revise this much, and in case of any doubts, any help you require, feel free to contact. All the very best for your examinations.